हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट क्लासेस में। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं सिंपल सेंटेंस बनाने का दूसरा तरीका अर्थात दूसरी विधि नामिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके। ठीक है, तो नामिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है, नामिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट अर्थात कर्ता, एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र। ठीक है, यहाँ पर क्या है, जो भी आप रूल प्रयोग करेंगे वो पार्टिसिपल की प्रयोग करेंगे। तो एग्जाम्पल को समझने से पहले थोड़ा से समझ लेते हैं कुछ बातें। ठीक है, आपको ध्यान देना है रूल पार्टिसिपल का ही रहेगा अर्थात पार्टिसिपल पर ही आधारित रहेगा नामिनेटिव एब्सोल्यूट। इसमें सिर्फ फर्क ये होगा कि सब्जेक्ट एक नहीं होंगे। तो यहाँ पे खास क्या नोट है आपका, पहला आप नोट लिख लीजिएगा, यानी याद कर लीजिएगा। ठीक है, या फिर पिछले पार्ट में हमने जो आपको फर्स्ट पार्ट में साधारण वाक्य बनाने का तरीका बताया पिछले वीडियो में, वहां से एक बार आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या ध्यान देना है, आप नामिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करते समय आपको दो चीजें ध्यान देना है। और पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल का फोकस करना है आपको, अर्थात इन्हीं दोनों को याद रखना है। तो उन दोनों का प्रयोग अर्थात उन दोनों पर आधारित नामिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम साधारण वाक्यों को जोड़ करके एक साधारण वाक्य बनाएंगे, यानी सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो पहला आपको तरीका ये याद रखना है, यदि पहले किए गए कार्य वाले वाक्य में मुख्य क्रिया होगी, पहले किए गए कार्य वाले वाक्य में मेन वर्ब होगा, तब हम किसका प्रयोग करेंगे, तब हम परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसके बाद फिर आपको बताते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। ठीक है, दूसरा क्या है, यदि पहले किए गए कार्य वाले वाक्य में इज एम आर क्या होगा, इज एम आर वाज या वर मेन वर्ब का कार्य करेगा। किसका करेगा, मेन वर्ब का कार्य करेगा। किसका कार्य करे, मेन वर्ब का काम करेगा, यानी मुख्य क्रिया का कार्य करेगा। तब हम किसका प्रयोग करेंगे, किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट, किसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल, किसका, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे। अब इसमें याद रखना कि परफेक्ट पार्टिसिपल, आपको पता है कि परफेक्ट पार्टिसिपल को कैसे करते हैं, है ना, हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म को हम परफेक्ट पार्टिसिपल कहते हैं। और प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपने देखा होगा कि मुख्य क्रिया में आईएनजी लगाते हैं। इसमें ये चीज याद रखना, वो वाले रूल को हमें नहीं पकड़ना, सिर्फ प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रयोग कब करना है, जब पहले किए गए कार्य वाले वाक्य में इज एम आर वाज वर ही मुख्य क्रिया का कार्य करेगा, तभी हमें प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करना, अन्यथा हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट इन्हीं दोनों शर्तों पर, इन्हीं दोनों नियमों पे आधारित है। ठीक है, तो जब इजमारवाज वर्ग प्रयोग होगा, तो हमने आपको पिछले वीडियो में पार्ट 1 में ये बताया था कि यहाँ पर हम बी मान लेते हैं इनको। ठीक है, इजमारवाज वर्ग को हम बी मान लेते हैं, अर्थात बी में आईएनजी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, बीइंग। ठीक है, ये दोनों कंसेप्ट को आप याद रखेंगे। ठीक है, यदि ये दोनों कंसेप्ट याद है, तब नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करके हम साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य अर्थात एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। चलिए पहला एग्जाम्पल देखते हैं इसका, कैसे हम सिंपल सेंटेंस बनाएंगे। आप देख रहे हैं कि द पुलिस अराइव्ड, द डकैट्स रैन अवे। तो यहाँ पे हमें दो बातों को याद रखना कि यह ध्यान देना है कि सब्जेक्ट एक है या फिर नहीं है। सब्जेक्ट एक है तब तो पार्टिसिपल भी प्रयोग हो जाएगा, है ना। सब्जेक्ट एक नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखिए द पुलिस और यहाँ पे द डकैट्स दोनों सब्जेक्ट अलग है। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों सब्जेक्ट अलग है, फिर भी हम यहाँ पर चेक करेंगे कि कौन सा कार्य पहले हुआ है। ठीक है, जब सब्जेक्ट अलग 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 होंगे तभी नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होगा। ठीक, और ये देखने में ऐसे ही लगेगा जैसे कि मतलब हमने पार्टिसिपल में देखा, सेम पार्टिसिपल वाला ही एग्जाम्पल जैसे अर्थात क्वेश्चन जैसे दिखेगा, लेकिन फर्क इसमें होगा सब्जेक्ट एक नहीं होगा। ठीक है, बाकी जो हमने आपको पिछले वीडियो में अर्थात पार्ट 1 में आपको जो नोट पता तो वो शॉर्ट में हमने यहाँ पे आपको समझा। ठीक है, चलिए, तो जो पहले किया गया कार्य वाला वाक्य होगा उसका सब्जेक्ट हम लिख लेते हैं, उसका सब्जेक्ट हम क्या कर लेंगे, लिख लेते हैं। ठीक है, उस सब्जेक्ट को लिख लेते हैं, और वही सब्जेक्ट जो पहले किए गए कार्य वाले वाक्य का सब्जेक्ट होगा, वही सब्जेक्ट हमारा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि पहले किए गए कार्य वाले वाक्य में जो मेन वर्ब है ना, जो मेन वर्ब है देख रहे हैं आप, क्रिया अराइव्ड है, अर्थात इसमें मुख्य क्रिया है कि नहीं है। यदि मुख्य क्रिया है मेन वर्ब हो, किसी भी फॉर्म में हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड कोई भी फॉर्म हो, ठीक है, या हेल्पिंग वर्ब सहित हो, लेकिन हो मेन वर्ब, यदि मेन वर्ब है, तब याद रखना नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का जब प्रयोग करते हैं हम साधारण वाक्य को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, तो उसमें हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा हैविंग, वर्ब का थर्ड फॉर्म ऑलरेडी कर दिया, तो ठीक है, यहाँ पे सेकंड फॉर्म दिया, तो अराइव्ड का थर्ड फॉर्म भी अराइव्ड ही होता है। ठीक है, क्या हो जाएगा, अराइव्ड।
इसके बाद हम क्या करेंगे, फुल स्टॉप की जगह पे कॉमा का प्रयोग करेंगे। बाकी जो बाद में किए गए कार्य वाला वाक्य है वो उसके फाइनाइट वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करते, ठीक है। सिर्फ पहले किए गए कार्य वाले वाक्य के ही फाइनाइट वर्ब को हम क्या कर देंगे, पार्टिसिपल की सहायता से हम इसको नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट बनाते हुए, ठीक है, वाक्य को जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा द डकैट्स रैन अवे। ये एग्जाम्पल समझ में आया? समझ में आया? करना क्या है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यहाँ पे क्या होगा, बिल्कुल पूरा पार्टिसिपल का ही रूल फॉलो हो रहा, बस फर्क इतना है कि सब्जेक्ट अलग होंगे बस, ठीक है। सब्जेक्ट क्या होंगे, अलग होंगे। और आपको हमने ये बताया कि मेन वर्ब हो चाहे वो हेल्पिंग वर्ब सहित हो, जैसे वाज अराइविंग होता कुछ भी होता है ना, तब भी आपको यह ध्यान देना मेन वर्ब है तो हमें परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग करना है, अर्थात यहाँ पे हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग करना, वो भी पहले किए गए कर वाले वाक्य में। चलिए दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि द कैप्टन वाज किल्ड, कैप्टन मारा गया, किसी न किसी के द्वारा तो मारा गया है ना। द आर्मी फ्लेड, मैंने भाग जाना तो फ्लेड, ठीक है, सेकंड फॉर्म में दिया है। तो द आर्मी फ्लेड, आर्मी क्या हो गई, भाग गई। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि पहले कैप्टन मारा गया तब आर्मी भागी है ना, तो इसका मतलब कैप्टन मारा गया तब आर्मी, तो पहले किया गया कार्य वाला वाक्य यह है, और पहले पहले किया गया कार्य वाला वाक्य क्या है, पैसिव वॉइस में, किसमें है, पैसिव वॉइस में। तो आप यहाँ पे देखिए किसी भी व्यक्ति में है या पैसिव में, हमें ये देखना कि मेन वर्ब है, मेन वर्ब है तो क्या लगेगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट में, परफेक्ट पार्टिसिपल। क्या लगेगा, परफेक्ट पार्टिसिपल, जिसका रूल होता है हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। लेकिन पहले किए गए कार्य वाले वाक्य यदि आपको दिख रहा पैसिव वॉइस में, तो हमने पिछले वीडियो में अर्थात पार्ट 1 में है ना, पार्ट 1 में आपको क्या बताया, यानी पहले विधि पार्टिसिपल का प्रयोग करते हुए जब हमने आपको बताया था, क्या बताया था कि यदि पहले किए गए कार्य वाला वाक्य पैसिव वॉइस में होगा तब हम यहाँ पे क्या कर देंगे, हैविंग और वर्ब के थर्ड फॉर्म के बीच में हम बीन का, ठीक है, बीन शब्द का प्रयोग करें, अर्थात क्या बन जाएगा, हैविंग बीन प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे देखिए सब्जेक्ट है कैप्टन और आर्मी अलग अलग है ना, अलग अलग है, तब क्या होगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। तो जो पहले किया गया कार्य वाला वाक्य होगा उसी का सब्जेक्ट क्या कहलाता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। क्या कहलाता है, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। इस बात को ध्यान रखना, यदि कोई पूछ ले कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट कौन है, नहीं स्वतंत्र कर्ता कौन है, तो आप यही बताएंगे कि जो पहले किया गया कार्य वाला वाक्य का सब्जेक्ट होगा वही क्या होगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, ठीक है। अब इसके बाद देखिए, अब इतना हम लिख लेते, जब सब्जेक्ट अलग अलग होता तो लिख लेते हैं, लेकिन इसके बाद कहते हैं वाज किल्ड, मेन वर्ब है ना, मेन वर्ब है। लेकिन फिर भी आपको यह ध्यान देना, मेन वर्ब है तो हैविंग वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है, लेकिन पैसिव वॉइस में होगा तो हैविंग बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। ये बात क्लियर। चलिए, यदि कोई कंफ्यूजन या शंका है तो पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं, अर्थात पार्ट 1 में देख सकते हैं, ठीक है, सिंपल सेंटेंस बनाने का, सिंथेसिस का। तो यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, किल्ड, क्या हो जाएगा यहाँ पर, किल्ड। सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म ऑलरेडी दिया है, किल्ड है ना। फिर फुल स्टॉप की जगह क्या करेंगे, कॉमा का प्रयोग करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या दिया है, द आर्मी, अब उसको हम लिख लेंगे, क्योंकि बाद में किए गए कार्य वाले वाक्य के जो वर्ब होते हैं, फाइनाइट वर्ब जिसको बोलते हैं ना, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करते। अगला एग्जाम्पल देखिए, द पिक्चर वाज इंटरेस्टिंग, है ना, तस्वीर क्या है, रुचिकर है या अच्छी, जो भी आप, ठीक है, पढ़ सकते हैं। हिंदी हमने आपको बताया था कि हिंदी यदि आपको नहीं आती तो टूटी फूटी हिंदी के सहारे से भी आप समझ सकते हैं, ठीक है। इंटरेस्टिंग, रुचिकर है, वी एंजॉयड इट वेरी मच। तो यहाँ ध्यान देना, तस्वीर क्या इंटरेस्टिंग थी, है ना, इंटरेस्टिंग थी तभी हम लोगों ने इसके साथ बहुत अधिक एंजॉय किया, है ना। तो इसका मतलब ये पहले किया गया कार्य वाला, भाई इंटरेस्टिंग थी तभी तो एंजॉय किया, है ना। तो पहले किए गए कार्य वाले वाक्य को आप ध्यान देना, इसमें सब्जेक्ट क्या है, द पिक्चर, इसमें क्या है, सब्जेक्ट अलग है ना, तो इसका मतलब क्या होगा, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, द पिक्चर लिख लिया, द पिक्चर है ना, लिख लिया। अब यहाँ पे थोड़ा सोचे, वाज इंटरेस्टिंग, है ना, वाज इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे देखिए, अब आप ये मत सोचिए कि वाज है, यहाँ पे इंटरेस्टिंग क्या हो जाएगा, वर्ब का फोर्थ फॉर्म है, ऐसा कुछ नहीं। इंटरेस्टिंग क्या है, एडजेक्टिव है, क्या है, एडजेक्टिव। तो यहाँ पे देखिए क्या काम कर रहा है, इज एम आर वाज वर। अभी आपको पता है कि इज एम आर वाज वर मेन वर्ब का कार्य करेगा, तब 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 हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का प्रयोग करेंगे, तब, ठीक है। अन्यथा मुख्य क्रिया होगी तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करेंगे, ये नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का रूल है, ठीक। तो यहाँ पे देखिए क्या होगा, इज एम आर वाज वर ही मेन वर्ब का कार्य करता है, तभी हम इसको क्या मान लेते हैं, बी। तो यहाँ पे क्या लग गया, आईएनजी, देखो बन गया ना, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल का तरीका ये होता है कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है। बाकी आगे का शब्द लिख लीजिए, ठीक है, इंटरेस्टिंग, अब फुल स्टॉप की जगह वही कॉमा, ठीक है, जैसे अभी आप देखते चले आ रहे हैं। फिर अगला वाक्य वो बहु उसी तरह हम लिख लेते हैं, इंजॉयड इट वेरी मच,
ये बात क्लियर। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट किस पे आधारित है? प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। हमने आपको बताया क्या कि प्रेजेंट पार्टिसिपल कब लगेगा? जब बीजे मारवाज वर्ब मेन वर्ब का कार्य करेंगे तभी प्रेजेंट पार्टिसिपल, वो भी बीइंग लगेगा, ठीक है। अन्यथा जितने भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे एक्सरसाइज में, उसमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की जो भी एक्सरसाइज होंगे वो परफेक्ट पार्टिसिपल पर ही 90% आधारित, 10% ये इसमें से आपका रहेगा, ठीक है। तब जब मुख्य क्रिया नहीं होगी तब। चलिए आगे तीसरा तरीका हम देखते हैं इन्फिनेटिव का प्रयोग करके। चलिए अब इसमें समझते हैं। पहला एग्जांपल दिया है, ही टूक अ नाइफ, ही वांटेड टू किल द हैंड, ठीक है। तो इसमें इसका एग्जांपल है, समझने से पहले एक तरीका समझ लीजिए, एक रूल समझ लीजिए, एक विधि हम करेंगे कैसे, है ना। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा हिंदी की जरूरत है। जब तक आप हिंदी नहीं समझ पाएंगे ना पूरी, मैंने कहा ना कि यदि पूरी हिंदी नहीं आप पढ़ पाते तो टूटी फूटी, जैसे ही माने वह, है ना, जैसे उसने एक चाकू लिया, अगर आपको इस तरीके से हिंदी नहीं आती है तो मान लीजिए ही माने या एक सेकंड फॉर्म टूक है, लिया आ नाइफ, एक चाकू, उसने लिया एक चाकू, मतलब इस तरीके से भी टूटी फूटी हिंदी। टूटी फूटी मतलब ये नहीं कि कबाड़ी जैसे टूटा फूटा सामान है। टूटी फूटी मतलब आप समझ सके कि क्या है क्या रहा है ना। पूरी तरह से हिंदी नहीं आती कि उसने एक चाकू लिया, अगर पूरी तरह से हिंदी नहीं आती तो थोड़ा बहुत आपको समझना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इन्फिनेटिव का मतलब होता है, वो इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? इन्फिनेटिव का प्रयोग करेंगे। इन्फिनेटिव का मतलब होता है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, है ना। क्या होगा? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या बनता है? इन्फिनेटिव बनता है। जैसे आपने अगर पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच में, है ना, जेरंड या इन्फिनेटिव, तो जेरंड में क्या होता है? इंच लगता है, और यहाँ पे क्या होता है? उससे पहले लगता है। चलिए आगे देखिए। तो इसमें हमें ये देखना है, इसका रूल ये है कि यदि किसी एक वाक्य का उद्देश्य किसी अन्य अर्थात दूसरे वाक्य में प्रदर्शित होता है, तो जिसमें प्रदर्शित होता है यानी जिसमें आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि वह वाक्य जो उद्देश्य या फल दिखाने वाले होते हैं, जो उद्देश्य का बोध कराने वाले वाक्य होते हैं, उस वाक्य को अर्थात उस वाक्य के फाइनाइट वर्ब को हम इन्फिनेटिव में बदल देते हैं, और बदलते हुए हम क्या कर देते हैं? साधारण वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस का निर्माण करते हैं। चलिए आइए समझते हैं। उसने एक चाकू लिया, ही वांटेड टू किल द hen, उसने एक मुर्गी को, वह मुर्गी को मारना चाहता था। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे आप अपनी भाषा में अक्सर पूछते, जैसे कोई लेकर झोला लेकर चल दिया या साइकिल लेकर चल दिया, तो पूछते हो अपनी भाषा में कि कहाँ जा रहे हो। अगर बोल दिया कि बाजार जा रहे हैं, अगर वो बोल दिया कि बाजार जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, तो आप जरूर बोलेंगे अपनी भाषा में काहे के लिए। तो वो बोलेगा कि सब्जी के लिए या कपड़े के लिए, कुछ भी। काहे के लिए। अगर आपको कुछ नहीं समझ में आता तो आप अपनी भाषा में समझिए। जैसे कोई जा रहा है और हम देख रहे हैं उसको, अर्थात हमारी नजर पड़ी तो हमने उससे पूछ पड़े, यानी हम उनसे पूछ लिए क्या? काहे के लिए। तो जैसे मान लीजिए ही टूक अ नाइफ, उसने एक चाकू लिया, हमारी नजर पड़ी, हमने उससे पूछ लिया काहे के लिए चाकू। तो वो बता रहा है काहे के लिए? मुर्गी मारना चाहता, मतलब मुर्गी मारने के लिए। समझ में आई बातें? अपनी भाषा में भी इस तरीके से पूछ के पढ़ सकते हो। कोई जरूरी नहीं कि जैसे हम आपको बता रहे हैं उसी तरह सेम आप समझिए। अपने तरीके से भी इस तरीके से समझ सकते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ देखिए क्या, तो इस वाक्य का उद्देश्य इस वाले वाक्य में यानी अगले वाले वाक्य में क्या हो रहा है? प्रदर्शित होता है। इसका मतलब उद्देश्य इसमें छिपा, इस वाक्य का। तो जिस वाक्य में उद्देश्य छिपा होगा अर्थात उद्देश्य दिखाने या दर्शाने वाले वाक्य के फाइनाइट वर्ब को हम इंफिनिटिव में बदल देते हैं। चलिए, तो ही फाइनाइट वाले वर्ब का कर देंगे इंफिनिटिव बदल देते। यहाँ दिया ही टूक अ नाइफ, ठीक है। यहाँ पे फुल स्टॉप की जगह पर आप क्या करेंगे? कॉमा नहीं, कुछ भी नहीं प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ जो इन। अब यहाँ पे देखिए आपको एक तरीका और बता दें कि जो वाक्य उद्देश्य प्रकट करता है, यदि उस वाक्य में वांट से या वांटेड शब्द होगा, तो उस वाले वाक्य में ऑलरेडी इंफिनिटिव का प्रयोग हुआ रहता है, इसलिए बनाने की जरूरत नहीं, बना हुआ मिलेगा, ठीक है। यदि ये नहीं रहेंगे तभी आपको बनाना पड़ेगा, ठीक। चलिए, तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा? टू किल, ऑलरेडी बना हुआ है, टू किल द hen, ठीक है। जब बना है तो काहे के लिए बनाना, है ना। जब बना है तो काहे के लिए बनाना। जैसे मान लीजिए अगर चावल पका है तो पका है तो फिर काहे बनाना,
यानी फिर काहे पकाना, फिर पका दोगे तो क्या बन जाएगा, है ना? समझ सकते हैं। चलिए, दूसरा एग्ज़ाम्पल समझते हैं। अब यहाँ देखिए ही वांट्स टू स्टडी, वह अध्ययन करना चाहता है, मतलब वो पढ़ना चाहता है। ही हैज़ गॉन टू आगरा, वह आगरा गया। अब इससे पूछ रहे हो काहे पढ़ना चाहता है? आगरा जाने के लिए। गलत है। आप इससे पूछिए, जैसे हमने आपको एक एग्ज़ाम्पल बता दिया, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जैसे एक एग्ज़ाम्पल बता दिए तो सोचते हैं बस अब क्या रखा है, जो भी है एक्सरसाइज़ हम कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ एक्सरसाइज़ टेढ़े-मेढ़े होते हैं, है ना? तो चलिए यहाँ पे देखिए, तो ही वांट्स टू स्टडी, वह पढ़ना चाहता, काहे के लिए पढ़ना चाहता है? आगरा जाने के लिए। तो जब आगरा जाने के लिए पढ़ना है तो क्या फिर पढ़ना है, आगरा चले जाओ सीधा, है ना? नहीं, तो ये इसका उद्देश्य इसमें नहीं प्रदर्शित हो रहा। अब इससे पूछते हैं ही हैज़ गॉन टू आगरा, वह आगरा गया है। काहे के लिए? पढ़ने के। काहे के लिए? पढ़ने के लिए। तो आपको यहाँ पर टूटी-फूटी यानी कुछ न कुछ हिंदी आपको समझना ही पड़ेगा। विदाउट हिंदी आप इसमें ये नहीं समझ पाएँगे कि इस वाक्य का उद्देश्य किस वाक्य में प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है? जैसे यहाँ पे सिंपल से हमने अभी आपको बताई बातें कि वो पढ़ना चाहता है, काहे के लिए? आगरा जाने के लिए। तो आगरा जाने के लिए काहे के लिए पढ़ना है? ऐसे भी चले जाते हैं बिना पढ़े लिखे भी, है ना? तो इसलिए आपको ध्यान देना किसमें उद्देश्य, तो जिसमें उद्देश्य प्रकट होगा उसी का हम क्या करेंगे, उसी के फाइनाइट वर्ब को हम इन्फिनिटिव बनाते हुए साधारण वाक्यों को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं, है ना? तो इसका उद्देश्य इसमें प्रदर्शित हो रहा है, किसमें? वह आगरा गया है। काहे के लिए? पढ़ने के लिए। तो इसका मतलब ये इस वाक्य का उद्देश्य इसमें छिपा है। तो जिस वाक्य का उद्देश्य छिपा होगा उस वाक्य को पहले लिख लेते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे हो जाएगा ही हैज़ गॉन टू आगरा, है ना? आगरा काहे के लिए गया? टू स्टडी, है ना? पढ़ने के लिए। तो हमने अभी आपको क्या बताया कि वांट या वांट्स या वांटेड होगा तो उस वाले वाक्य में ऑलरेडी इंफिनिटिव बना हुआ रहेगा, बनाना नहीं पड़ेगा, ठीक है? टू स्टडी, क्लियर? चलिए अगला एग्जांपल देखते हैं। ही इज वेरी वीक, वह बहुत कमजोर है। ही कैन नॉट वॉक, वह चल नहीं सकता, है ना? चलिए तो यहाँ पे देखिए क्या होगा। अब हम देखिए वह काहे कमजोर है, चल नहीं सकता। वो काहे नहीं चल सकता है, कमजोर। कमजोर होने के लिए नहीं, यहाँ पे ध्यान देना, इस वाक्य का उद्देश्य उसमें प्रदर्शित हो रहा है। क्यों? वह बहुत कमजोर है, काहे के बारे कमजोर है? न चलने के लिए, है ना? नहीं चल सकता। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा अजीब लग रहा है, ये अफर्मेटिव में या नेगेटिव में, है ना? और यहाँ पे आप देखिएगा कि आप गौर से देखिएगा कि इसमें आप ध्यान देना मुख्य क्रिया नहीं है। तो आपको बता दें कि जिस वाक्य का उद्देश्य यदि दूसरे वाक्य में प्रदर्शित होगा, यानी अन्य अन्य वाक्य में प्रदर्शित होगा, तो उस वाक्य में ध्यान देना, जिस वाक्य का उद्देश्य अगले वाक्य में प्रदर्शित हो, यदि उस वाक्य में मुख्य क्रिया न हो, क्या हो? मुख्य क्रिया ना हो। इज एमआर वाज वर अर्थात लिंकिंग वर्ब के साथ, है ना? वेरी या केड शब्द का प्रयोग किसका? यानी आप अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि जिस वाक्य का उद्देश्य यदि अगले वाक्य में प्रदर्शित होता है, उस वाक्य में मुख्य क्रिया न होकर यदि वेरी या पेड शब्द आ जाए, यानी इज एमआर वाज वर ही मुख्य क्रिया का काम कर रहे हो और वेरी या पेड शब्द आ जाए, कौन सा? वेरी और, है ना? वेरी या पेड शब्द आ जाए, तब हम क्या करेंगे? तब हम इन्फिनेटिव का प्रयोग करके जब साधारण वाक्य बनाएंगे तो इनकी जगह पे हम एडवर्ब टू का प्रयोग कर देते हैं। किसका प्रयोग कर देंगे? एडवर्ब टू का प्रयोग कर देंगे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही इज वेरी मत लिखना, ठीक? कब? जब मुख्य क्रिया न हो, इज मार वाज वर ही मुख्य क्रिया का काम करे और उसके साथ वेरी शब्द हो, तब वहां पर हम वेरी या पेड की जगह एडवर्ब टू का प्रयोग कर देते हैं। इस तरीके से यहाँ क्या हो जाएगा? एडवर्ब टू का प्रयोग हो जाएगा और इसके बाद जो भी शब्द होगा एडजेक्टिव एडवर्ब उसको हम लिख लेंगे, ठीक? अब देखिए काहे के लिए कमजोर है? न चलने के लिए। अब आपको लग रहा है निगेटिव है तो नॉट लिखिए कि ना लिखिए, तो आपको एक चीज बता दें कि यदि ऐसे वाक्यों का उद्देश्य जिस वाक्य में प्रदर्शित होता है यदि वह निगेटिव होता है तो उसमें हमें नॉट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, सीधा हम फाइनाइट वर्ब पे फोकस करते हैं, ठीक है? तो फाइनाइट वर्ब को हम इन्फिनेटिव में बदल देते हैं, ठीक है? इनफाइनाइट में चीज को, ठीक है? अर्थात उसको हम इन्फिनेटिव में बदल देते हैं, ठीक है? टू वॉक। तो यहाँ देखिए ही इज टू वीक टू वॉक, वह चलने के लिए अधिक कमजोर
है, ठीक है। अगली हेडिंग, जिरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके। अब जिरंड और नाउन, नाउन तो आपको पता है, नाउन जिरंड, जिरंड का मतलब क्या होता है थोड़ा समझ लीजिए शॉर्ट में। जिरंड का मतलब होता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने। जिरंड कैसे बनता है? वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ने से, ठीक है। चलिए आइए समझते हैं इसका मतलब। अब इसमें आपको थोड़ा सा लगेगा कि ये बहुत टफ है, लेकिन बिल्कुल आसान है, ठीक है। चलिए समझते हैं। सीता बॉट अ पेन, सीता ने एक पेन खरीदी। सी गेव 5 रुपीज फॉर इट, इसके लिए मतलब किसके लिए? पेन के लिए। किसके लिए? पेन के लिए। पेन के लिए सीता ने 5 रुपीज यानी 5 रुपए दिए। तो इसका मतलब कितने में खरीदे? 5 रुपए में, है ना। आपको बार बार बताया जा रहा है कि हिंदी आपको नहीं आती पूर्णतः तो टूटी फूटी हिंदी, यानी थोड़ा बहुत समझने के लिए। तो सीता ने खरीदा, BOUGH यानी बाट आ पेन, है ना। तो सीता ने एक पेन खरीदा, कितने में खरीदा? यदि हिंदी थोड़ा बहुत समझ में आ गया तो समझ गया कि 5 रुपए में। भाई सीता ने एक पेन खरीदा और इसके लिए उसने पांच, इसके मतलब पेन के लिए उसने 5 रुपए दिए। तो इसका मतलब क्या है कि 5 रुपए में पेन, तो 5 रुपए में, तो यहाँ पे मैं कर दे, तो यहाँ पे ध्यान देना, या तो नाउन से पहले, इसका मतलब क्या है? जिरंड या नाउन के पूर्व प्रीपोजिशन का प्रयोग करके, इसका मतलब यह है नाउन से पहले या फिर कोई मुख्य क्रिया पर फोकस कर रहा हो तो मुख्य क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते उसे जिरंड बनाएंगे, और उसके ठीक पहले प्रीपोजिशन का होना जरूरी है, वो भी उचित प्रीपोजिशन। जैसे 5 रुपए में, अब हम हिंदी बोलते अक्सर ऐसे बोलते कि मैं खरीदो 10 रुपए में, 5 रुपए में, कोई भी चीज हो अगर पूछा जाता तो आप में ही लगा कर बोलते, ठीक है। लेकिन एक चीज आपको बता दे, जब कोई, है ना, थोड़ा शॉर्ट में समझिएगा, जब कोई वस्तु किसी से क्या ली जाती, जब कोई वस्तु किसी से ली जाती है, ठीक है, जब कोई वस्तु क्या होती है? किसी से ली जाती है ना। जैसे आप कोई वस्तु किसी से ले रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर आप है ना, आप कोई वस्तु किसी से ले रहे हैं और आप उसके बदले कुछ न कुछ पेड कर रहे हैं, है ना, कुछ ना कुछ मुद्रा पेड कर रहे हैं। तो जो मुद्रा पेड करेंगे, ठीक है, उससे पहले सदैव फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? फॉर। देखिए ऐसे फॉर मीन्स के लिए होता है, लेकिन यहाँ पर इसका अर्थ में होता है, ठीक है। क्या होता है? में, यानी कितने में? 10 रुपए में, 5 रुपए में, 6 रुपए में, है ना, ऐसे होता है ना। लेकिन आप अक्सर देखते होंगे अपनी भाषा में बोल देते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए कोई सामान अगर 15 रुपए कोई दे रहा है और आपको उसे 10 रुपए में लेना है ना, नहीं माना तो 12 रुपए में दे दिया, है ना। तो वहां पर मान लीजिए कि वो 12 रुपए में दे दिया, आप 10 रुपए में लेने के लिए तैयार थे, इससे आगे के नहीं। तो बोलते हैं जैसे आप आए, यदि कोई आपसे पूछ रहा रास्ते में अगर के कि कितने मिला, अरे 15 कह रहा था, है ना, अपनी भाषा में बोलते, अरे 15 कह रहा था, 10 रुपए हम देना चाहते थे लेकिन 2 रुपए के लिए, वो फिर 12 दिया, 2 रुपए के लिए, 2 रुपए के लिए नहीं मान, तब आप वहां पे अपनी भाषा में के लिए बोलते हो। तो कहीं ना कहीं हमें अपने जो हमारी मातृभाषा होती है ना, जो हम गांव घरों में हमारी ग्रामीण की भाषा होती है, वहां से भी हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है। वो गुस्से में बोलता है कि 2 रुपए के लिए, है ना, 2 रुपए के लिए नहीं दे रहा था, जब दिए 2 रुपए अर्थात 12 रुपए दिए थे, तो तब वहां पे वो बोलता के लिए, ठीक है। बाकी ऐसे कभी नहीं बोलोगे, सिर्फ एक बोलोगे मैं, कितने में? 10 रुपए, 5 रुपए, है ना। तो आपको ये बातें समझ में आ गई कि यदि किसी से कोई वस्तु लेते हैं और उसके बदले कुछ न कुछ मुद्रा जो हम अदा करते हैं, तो उससे पहले हम क्या है, किससे प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं? फॉर प्रीपोजिशन, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा फॉर, और यहाँ पे हुआ 5 रुपीज। तो 5 रुपीज आपका क्या है? नाउन है। क्या है? नाउन। अब आप सोच रहे हैं बाकी ये बाकी है, वही है, ठीक है। वो क्या है? दिया, भाई दिया का मतलब उतने में उसने, है ना, खरीदा। तो इसका मतलब यहाँ पे फॉर इट, इसका मतलब कुछ नहीं, पेन है ना। तो बस उतना ही आपको पकड़ना है, ठीक है। क्या नाउन या जीरंड पकड़ना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए क्या दिया अगला एग्जांपल, ही गेव मी एडवाइस, उसने मुझे सलाह दिया, और ही आल्सो हेल्प्ड मी, उसने मेरी सहायता की। जब कोई एक ही व्यक्ति दो काम करे, जब कोई दो व्यक्ति एक काम को करे, है ना, या फिर मान लीजिए कोई एक ही व्यक्ति दो काम करे,
जहां पर आप अपनी भाषा में समझिएगा कि एंड का भाव होता है, यानी उसने मुझे सलाह दिया और उसने मेरी सहायता भी किया। एंड का, जहां पे एंड का अर्थ हो, किसका अर्थ हो, एंड का, तब वहां पे कौन सा प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, बिसाइड से, कहेगा बिसाइड्स का। तो यहाँ पे हमें देखना कि कहाँ लगाए हम बिसाइड से। उसने मुझे सलाह दिया और उसने मेरी सहायता भी किया, इसका मतलब सलाह देने के अतिरिक्त उसने मेरी सहायता की। मुझे सलाह देने, देखो यहाँ पर आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, वर्ब है। अब हमें वर्ब मिलेगा, यानी वर्ब अगर नाउन की ओर संकेत करता है तो कोई बात नहीं, नाउन है। अगर वर्ब की ओर संकेत करता है ना, यदि किसी मेन वर्ब की ओर संकेत करता है तो याद रखना उसे हमें क्या, चाहे जिस फॉर्म में, उसे हमें जिरंड बनाना है। जिरंड बनाने का तरीका है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी जोड़ना। तो यहाँ पे देखिए हमने बना लिया कि गिव का, है ना, सेकंड फॉर्म है, तो गिव में हमने आईएनजी जोड़ा, गिविंग हो गया। लेकिन कौन सा प्रीपोजिशन लगेगा, अभी आपको हमने बताया, जब एंड का अर्थ निकले, है ना, तब याद रखना वहां पे बिसाइड्स का, किसका, बिसाइड्स का, ठीक है, बिसाइड्स प्रीपोजिशन का प्रयोग करना, बिसाइड्स, ठीक है। और आप इस गिव पे जा रहा है ना संकेत, इस ओर हो रहा, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, गिविंग, याद रखना, लास्ट में होता थर्ड जाता है ना, तो यहाँ पे गिविंग। तो ये गिविंग क्या है, जीरंड में। तो आपको ये बात याद रखना, हमने आपको बताया कि नाउन से पहले या फिर जीरंड से पहले, तो दो तरह की एग्जांपल हमने आपको दिया, ठीक है। और ये यहाँ पे क्या, बिसाइड से गिविंग मी एडवाइस है ना, मुझे सलाह देने के अतिरिक्त। अब यहाँ पे देखिए शब्द नहीं लिख रहे, जैसे पार्टिसिपल में थोड़ा समस्या ना, तो यहाँ पे क्या, अगर कभी इसमें हो गया तो हम क्या करेंगे, इसका सब्जेक्ट यहाँ आएगा, ठीक है, वो नाउन चाहे प्रोनाउन। तो यहाँ पे हुआ ही। अब यहाँ आल्सो शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है, आल्सो शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे। ही हेल्प में, उसने मेरी सहायता भी किया, ठीक है। चलिए, यदि आप चाहे यहाँ पे मी है ना, तो यहाँ पे चाहो तो ना लिख सकते, ना लिखे कोई दिक्कत नहीं है ना, उसने मुझे सलाह देने के अतिरिक्त सहायता भी किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, लिख देते हो तब भी, नहीं लिखते हो तब भी। अगला एग्जाम्पल देखिए क्या होगा, आई मेड माई बेस्ट एफर्ट्स, यानी मैंने अपने सबसे अच्छा प्रयास किया। आई कुड नॉट पास, मैं पास नहीं कर सका। इसका मतलब कोई ना कोई काम किया गया और फिर भी वो काम उसके अपोजिट हुआ, क्या हुआ, अपोजिट हुआ। तो यहाँ पे ध्यान देना कि जैसे मैंने अपना सबसे अच्छा प्रयास किया, परंतु, है ना, बट, परंतु मैंने पास नहीं कर सका, है ना। तो यहाँ पे बट है ना, या फिर आप अपनी भाषा में समझ सके, यद्यपि मैंने अच्छा प्रयास किया फिर भी, है ना, परंतु या फिर भी का अर्थ निकल रहा हो अगले वाक्य में, तो मान लेना यहाँ पर फिर हम क्या करेंगे, इंस्पाइट ऑफ का प्रयोग करेंगे। यानी कोई काम करते हैं और उसका उल्टा अगर कुछ रिजल्ट मिलता है, तो जो काम करते हैं उससे पहले हमको कौन सा प्रीपोजिशन प्रयोग करना है, इंस्पाइट ऑफ। लेकिन हमें ये देखना है कि नाउन मिल रहा है या जिरंड है। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने अपना अच्छा प्रयास, यानी सबसे अच्छा प्रयास किया, है ना, इसका मतलब सबसे अच्छा प्रयास करने के बावजूद, यानी मेरे सबसे अच्छे प्रयास करने के बावजूद भी। तो यहाँ पे क्या हुआ, इन स्पाइट ऑफ है, जिसको आप ऐसे भी पढ़ सकते, इन स्पाइट ऑफ है माई बेस्ट, यानी मैंने अपने सबसे अच्छे प्रयास के बावजूद भी, इफोर्ट से, कॉमा करिए। अब ये सब्जेक्ट वही है ना, जैसे अभी बताया, वही पार्टिसिपल की तरह थोड़ा से आपको नकल करना, ठीक है, ना कि पार्टिसिपल इसमें। आई कुड नॉट पास, है ना। चलिए, अब यहाँ पे देखिए क्या है, इंस्पाइट ऑफ, यानी मेरा सबसे अच्छा, यानी अपने सबसे अच्छा प्रयास करने के बावजूद भी, है ना, मैंने, अर्थात मैंने अपना सबसे अच्छा प्रयास करने के बावजूद भी मैं नहीं पास कर सका। चलिए अगला एग्जाम्पल देखते हैं, दिया है, राम हैड फेल्ड, है ना, ही हेयर्ड द न्यूज, ही फेंटेड। अब यहाँ पे देखिए तीन वाक्य, इसलिए तीन वाक्य का आपको एग्जाम्पल लेकर आए हैं आपके लिए, ताकि आपको एक्सरसाइज करते समय दिक्कत ना हो। चलिए देखते हैं कि राम हैड फेल्ड, राम फेल हो गया, ही हेयर्ड द न्यूज, उसने खबर सुना, ही फेंटेड, वह मूर्छित। अब यहाँ पे ध्यान देना है,
अब यहाँ पे वही चीज है, फिर से हमें अब यहाँ पे थोड़ा सा हमें यह ध्यान देना कि पार्टिसिपल की तरह है ना, थोड़ा सा पहले फेल हुआ, उसके बाद सुना, तब फिर मूर्छित हुआ, है ना। तो यहाँ पे आप देखिए पार्टिसिपल की ही तरह है, लेकिन हमें यहाँ पे जेरेंड या नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके वाली विधि का प्रयोग करते हुए साधारण वाक्यों को जोड़कर एक साधारण वाक्य बनाना है, यानी सिंपल सेंटेंस बनाना, ठीक है। तो यहाँ पर इसको थोड़ा छोड़ दीजिए अभी के लिए, ठीक है, अभी छोड़े, इसके बाद ये काम हुआ, इसके बाद ये काम हुआ है ना। तो यहाँ पे अभी छोड़ दीजिए, है ना। उसने खबर सुना, उसने खबर सुना और वह मूर्छित, उसने मतलब राम, है ना। तो यहाँ पर हम थोड़ा सी इस बात को पकड़ते हैं और यहाँ पे नाउन और प्रोनाउन का ट्रांसफर करते हैं। यहाँ पे हुआ राम, है ना, लिख दे, गलत, क्यों? क्योंकि हम पार्टिसिपल नहीं बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, जिरंड और नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हुए, है ना, वाक्य को जोड़ना सीख रहे हैं। तो यहाँ पे हमें इस वाक्य को लिखना, तो यहाँ पे देखिए क्या है, वह मूर्छित हो, पहले से मूर्छित हो का खबर सुनने पर, खबर सुनने पर या खबर सुनकर, है ना। तो खबर सुनने पर, तो देखो सुनने बोला, अरे जैसे कोई मान लीजिए हादसा हो गया, कुछ भी, क्या हुआ, ये खबर, जैसे मान लो कोई भी ऐसा कार्य, बस कोई बातें हो रही थी, वो बातें सुनकर, है ना, सुनने पर या सुनता ही मार, है ना, ऐसी अपनी भाषा में बोल देते हो। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, ऑन, क्या हो जाएगा, ऑन, हेयर, हेयर का हम क्या बनाएंगे, हेयर, है ना। अब हेयर में आईएनजी लगाएंगे, क्या बन गया, जीरन। तो जब देखिए जीरन से पहले प्रीपोजिशन है कि नहीं, है ना। तो ऑन हेयरिंग द न्यूज, ऑन हेयरिंग द न्यूज, उसने खबर सुना और वो क्या हो गया, उसने खबर सुना, वाह का मतलब राम, है ना, वाह का मतलब क्या हुआ, राम, राम है फेंटेड, है ना, राम फेंटेड। अब राम मूर्छित हो गया, लेकिन यहाँ पर अगर कोई कमेंट कर दे खबर सुनने पर, जैसे मान लीजिए कोई बता रहा है खबर सुनने पर राम मूर्छित हो गया, यानी बेहोश हो गया, तो कोई अगर कमेंट कर दे कि खबर तो थी लेकिन किस तरह की खबर सुनी तो वो बेहोश हो गया, अरे किस तरह की। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं जो वाक्य बचा हुआ है, यानी यहाँ पर समझना, यहाँ पर राम, राम का मतलब यहाँ पे ही, ठीक है, तो इसका मतलब ही हैड फेल्ड, है ना। तो अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किसकी खबर, तो बोलेंगे राम फेल हो गया, क्या, राम, है ना, राम फेल हो गया, वही वाली बात, राम फेल हो गया, वही वाली बात। तो वो तो ठीक है, बताने में अच्छा लगता है, लेकिन हमको जब एक्सरसाइज करना होगा तब कैसे करेंगे, है ना। तब यहाँ पे सब्जेक्ट को हम पॉजेसिव मान लेंगे, क्या मान लेंगे, पॉजेसिव। तो ही का पॉजेसिव क्या होता है, हीज, और जो वर्ब होता है उसको हम नाउन बना लेते हैं। तो फेल का नाउन क्या होता है, फेलर, है ना। और इसको हम इस नाउन के बीच काहे से जोड़ देंगे, ऑफ से। तो देखिए क्या बन गया, उसकी असफलता, है ना, या उसकी नहीं बल्कि अपनी असफलता, क्योंकि सब्जेक्ट यहाँ पे देखिए इसका स्थानांतरण कर दिया गया, है ना। चलिए, तो यहाँ देखिए अपनी असफलता की खबर सुनने पर नाम, ये हो सकता, क्लियर। चलिए अगला लास्ट एग्जांपल समझिएगा, एकदम सबसे इंपॉर्टेंट है। आप देखिए ही वाज अवार्डेड, उसे पुरस्कृत किया गया, देखिए पैसिव वॉइस में किसी न किसी द्वारा, और ही वाज गिवन अ ट्रॉफी, उसे ट्रॉफी दिया गया, है ना। तो इसका मतलब उसको किस तरीके से पुरस्कृत किया गया, एक ट्रॉफी दे करके, एक ट्रॉफी दे करके, है ना। तो देखिए एक ट्रॉफी दे करके, तो यहाँ देखिए जीरा पे निकल रहा है ना। तो यहाँ क्या करेंगे, ही वाज अवार्डेड, है ना। तो यहाँ पे देखिए एक ट्रॉफी दे करके, तो क्या कर दे, बाय गिविंग, क्या कर दे, बाय गिविंग। अगर बाय गिविंग कर देंगे तो आपके हिसाब से तो ठीक है, लेकिन गलत है, क्यों, एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, यदि यदि साधारण वाक्य पैसिव वॉइस में हो, क्या हो, दोनों वाक्य देख रहे हैं ना, ये भी अवार्डेड मतलब किसी द्वारा पुरस्कृत किया गया, ये भी देखो किसी द्वारा ट्रॉफी दी गई। यदि साधारण वाक्य पैसिव वॉइस में होंगे, किसमें होंगे, पैसिव वॉइस में होंगे, तो जिरंड वाले शब्द का भी हम पैसिव वॉइस बना देंगे। तो थोड़ा सा समझते हैं कि यदि हम यहाँ पे मान लीजिए कोई भी प्रीपोजिशन तो लगाएंगे, लेकिन इसको जिरंड बनाए, जिरंड बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, गिविंग, है ना। तो कॉन्टिन्यूअस वाले, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस या पास्ट कॉन्टिन्यूअस, किसी भी कॉन्टिन्यूअस वाले से नकल करिए कि यदि पैसिव वॉइस रहता, वर्ब का फोर्थ फॉर्म रहता, जब पैसिव वॉइस बनाते तो यहाँ पर बीइंग शब्द लगता है, और इसके बाद वर्ब का क्या हो जाता है, थर्ड फॉर्म हो जाता है, क्या हो जाता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है।
अगर नहीं यकीन है तो किसी भी कंटीन्यूअस का पैसिव वॉइस देख लीजिए, चाहे प्रेजेंट कंटीन्यूअस होता है पास्ट कंटीन्यूअस का, ठीक है। और चाहे आप फ्यूचर का, किसी फ्यूचर पे तो बनता ही नहीं, सॉरी, है ना। तो आप प्रेजेंट या पास्ट दोनों कंटीन्यूअस में किसी का भी आप देखिए पैसिव वॉइस, आप वहां पे पाएंगे कि यदि फोर्थ फॉर्म है तो उसमें उसका जब पैसिव वॉइस होता है तो बीइंग है वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाता है। तो इसका मतलब समझ में आई बातें। हम यहाँ पे जिरंड तो बना तो रहे हैं, लेकिन जिस वाक्य में हम जिरंड बना रहे हैं वर्ब का, वह पैसिव वॉइस में है। किसमें है? पैसिव वॉइस में। तो याद रखना जिरंड का भी पैसिव वॉइस हो जाएगा, अर्थात बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, बीइंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, है ना। प्लस वर्ब का क्या हो जाएगा? थर्ड, यानी जिरंड को भी थर्ड फॉर्म में। अब देखिए हमने जिरंड को क्या बना दिया? पैसिव वॉइस में। जिरंड को हमने क्या बनाया? जैसे यहाँ पे गिवन है ना, तो वहां पे गिवन है, हमने इसको गिविंग पहले बनाया, फिर इसका पैसिव वॉइस समझा, तो बीइंग गिवन निकला, ठीक है। हाँ, इस बात को याद रखना, गिवन और ट्रॉफी, है ना। लेकिन इससे पहले क्या चाहिए? अगर ये जिरंड है तो इससे पहले क्या चाहिए? प्रीपोजिशन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बाइक पर, इसका मतलब कि एक ट्रॉफी दे करके उसे पुरस्कृत किया गया, ठीक है। क्लियर? ये समझ में आया क्या? आपको जो जो बताया गया, जो भी आपको कंसेप्ट समझाया गया, यदि वो कंसेप्ट आपको समझ में आया हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और यदि आपको यहाँ पे कोई कंफ्यूजन है या फिर इससे रिलेटिव कोई एक्सरसाइज आप कर रहे हो और उससे यदि कोई समस्या क्रिएट हो रही है आपको, तो कमेंट करके अर्थात आप उस क्वेश्चन को सेंड करते हुए आप उसका सोल्यूशन हमसे ले सकते हैं। थैंक यू।